हेलो दोस्तों, अब तक आपने मेरी कहानी रात की दुल्हन का एपिसोड 65 तक सुना। अब मैं उसके आगे सुनाने जा रहा हूँ चैप्टर 66, रुद्र से शादी। विवान को देखकर आर्यन बोला, मैं तो दीदी के पास सोया था, मुझे किसने यहाँ धकेल दिया। विवान के आर्यन के मासूम चेहरे को देखा और बोला, मैंने। आर्यन मुंह खोले उसे देखता रहा। अपने पापा की बात का लिहाज करते हुए वो अभी के लिए विवान की इस गलती को माफ कर देगा। विवान ने वही कुंभकर्ण की बहन को देखा जिसे अभी तक होश नहीं आया था, और बिस्तर पर बैठ गया। उसने आर्यन को देखा और फिर आगे कहा, ये मेरी वाइफ है। विवान के कहने का मतलब था कि वो उसकी वाइफ है, इसलिए उसका ही हक है उसके पास सोने का। विवान को एहसास हुआ कि वो उससे उसकी वाइफ के लिए लड़ रहा था जिसे वो एक उंगली से भी बाहर फेंक सकता था। विवान आगे बोला, हमारी शादी हुई है तो हम हस्बैंड वाइफ है। आर्यन ने अपनी नजर में उस पागल आदमी को देखा और बोला, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम दोनों भी शादी कर लेंगे। विवान ने जवाब दिया, लेकिन हमारी पहले ही हो चुकी है, दो बार कोई शादी नहीं करता। आर्यन बोला, मुझे पता है पति पत्नी डाइवर्स लेकर दूसरी शादी कर सकते हैं। विवान की भौहें चढ़ गईं। उसने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपनी वाइफ डिवोर्स को दूंगा। विवान उसकी बातें सुनकर हैरान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि जो कल तक सिर्फ उसके पीछे पीछे घूम रहा था, वो आज उसका दुश्मन कैसे बन गया। विवान बोला, तुम्हें ये सब किसने सिखाया। तुम्हें नहीं लगता है कि तुम अपनी उम्र से कुछ ज्यादा ही बड़ी बातें करते हो। आर्यन ने अपनी आवाज में दृढ़ता लाते हुए कहा, ये सब मैंने फोन में देखा है। विवान ने अपनी गर्दन हिलाए और कहा, मुझे रुद्र से कहना होगा कि वो तुमसे फोन ले ले। इससे पहले कि वो कुछ और बोलता, आर्यन ने कहा, प्लीज अब हट जाए मेरी वाइफ के पास से। विवान ने एक नजर सोई हुई समीक्षा पर डाली और फिर आर्यन की तरफ देखकर कहा, वो मेरी वाइफ है। आर्यन ने कहा, लेकिन वो आपको अपना हस्बैंड नहीं मानती। जैसे ही आर्यन ने ये कहा, विवान की भौहें और चढ़ गईं। उसने कहा, तुम्हें कैसे पता कि वो मुझे अपना हस्बैंड नहीं मानती। आर्यन जल्दी से बोला, क्योंकि मैंने कल उनसे पूछा था कि क्या आप उनके हस्बैंड हैं, तो उन्होंने मना कर दिया और कहा, नहीं। फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या वो मेरी वाइफ बनेंगी, तो उन्होंने मेरे गाल पर किस करके अपनी गर्दन हिला दी। उन्होंने ये भी कहा कि इतना प्यारा और क्यूट हस्बैंड पाकर उन्हें खुशी देगा। तो आप ही बताएं, क्या हम अब हस्बैंड वाइफ नहीं हुए। विवान ने आर्यन को देखा। ये सिचुएशन उसके लिए अजीब थी। पहले उसका बाप जिसके लिए वो रो रही थी, और अब उसका बेटा जो उसकी वाइफ के लिए उससे मुकाबला कर रहा था। विवान ने आर्यन को अपने पास खींच लिया और कहा, उसने तुम्हारा दिल रखने के लिए ये सब कहा है। आर्यन बोला, नहीं, मुझे लगता है दीदी भी मुझसे शादी करना चाहती है। विवान उसे अपने पास बैठाते हुए बोला, देखो तुम बहुत छोटे हो शादी करने के लिए। आर्यन ने तुरंत कहा, तो क्या हुआ, मैं उनकी शादी अपने पापा से करवा दूंगा और जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो उनसे शादी कर लूंगा। जैसे ही विवान ने सुना, उसकी आंखें खतरनाक हो गईं। उसने छोटे से पटाखे को देखा और कहा, अपने पापा के साथ। शट अप, मुझे लगता है मुझे तुम्हें आमन के घर भेज देना चाहिए। वहां तुम ज्यादा खुश रहोगे। आर्यन ने तुरंत अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं, उनके पास नहीं। मुझे उनकी बहन पसंद नहीं है, वो मुझे परेशान करती है। विवान बोला, तो ठीक है, शीर्य के घर कैसा रहेगा। आर्यन ने तुरंत अपनी गर्दन हिलाए और कहा, नहीं, उसके घर भी नहीं। मुझे उसके मॉम पसंद नहीं है, वो हमेशा मेरे गाल पर किस करती रहती है और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे बस दीदी का किस करना पसंद है। ये कहकर आर्यन ने विवान की तरफ देखा और कहा, उन्होंने मुझे किस भी किया और कहा मैं बहुत क्यूट हूँ। विवान बोला, इसमें कोई नई बात नहीं है, हम रोज किस करते हैं। आर्यन ने आंखें छोटी करके विवान को देखा और कहा, आप झूठ बोल रहे हो। विवान ने एक नजर समीक्षा को देखा, ऐसा न हो कि वो उनकी बातें सुन रही हो, लेकिन वो तो आराम से गहरी नींद में सो रही थी। विवान ने आर्यन से कहा, देखो बच्चे, तुम यहाँ एक दिन पहले आए हो और हम बहुत समय से एक साथ हैं। आर्यन ने विवान को देखा और कहा, लेकिन वो आपको पसंद नहीं करती है। विवान की आंखों में एक और उबाल आ गया। उसने उसकी तरफ देखा और पूछा, पसंद नहीं करती, क्यों, क्या उसने तुम्हें बताया। आर्यन ने गर्दन हिलाए और कहा, हाँ, कल उन्होंने आपके बारे में मुझे बहुत कुछ बताया। विवान बोला, क्या। आर्यन ने कहा, उन्होंने कहा कि आप एक नंबर के घटिया इंसान हैं। आपने उन्हें रुलाया है और आप वैम्पायर हैं। आपको किसी की इमोशन की कोई कदर नहीं है। आप हमेशा खुद के बारे में सोचते हैं, आप बहुत ही सेल्फिश इंसान हैं। विवान की नजर अपने आप समीक्षा पर चली गई।
क्या वो सच में उसके बारे में ऐसा सोचती थी? वो जानता था कि उसके बारे में वो अच्छी बातें नहीं सोचती, लेकिन इतना बुरा सोचती होगी, ये उसे नहीं पता था। विवान ने आर्यन के सिर पर हाथ रखा और कहा, ठीक है, मैं समझ गया। अब इससे आगे कहने की जरूरत नहीं है। आर्यन बोला, तो क्या अब आप अपनी वाइफ को मेरे साथ जाने देंगे? जब मेरे पापा वापस आ जाएंगे, तो हम इन्हें अपने साथ लेकर चले जाएंगे। नहीं, विवान ने सपाट लहजे में कहा। आर्यन नाखुश लग रहा था, उसने कहा, मैं खुद अपनी वाइफ से पूछ लूंगा, मुझे आपसे पूछने की जरूरत नहीं है। विवान उस छोटे पटाखों से बहस करके अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। वो बेड से नीचे आ गया और बाथरूम की तरफ जाते हुए बोला, पूछ लेना, वो तुम्हारे साथ कभी नहीं जाएगी। आर्यन ऐसा लग रहा था जैसे उसे विवान के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा हो। उसके बाद उसने समीक्षा को देखा। इससे पहले कि वो कुछ कहता या करता, अचानक से विवान उसके पास आ गया और उसे अपनी गोद में उठाकर वहां बड़े से काउच पर रख दिया और कहा, तुम यहाँ बैठो। आर्यन काउच से कूद गया, नहीं, मैं अपनी वाइफ के पास जाऊंगा। विवान ने जल्दी से उसे पकड़ लिया और कहा, अगर तुम यहाँ नहीं बैठे तो फिर मैं तुम्हें शौर्य के घर छोड़कर आ जाऊंगा। आर्यन ने हैरानी से उसे देखा। अब वो वहीं बैठा हुआ था। वो सच में सोच रहा था कि विवान उसे शौर्य के घर छोड़ देगा, जो वो नहीं चाहता था। आर्यन का मन उलझन में था, और वो बाथरूम के अंदर जाते हुए विवान को देख रहा था। कुछ देर बाद समीक्षा ने अंगड़ाई ली और धीरे से कहा, अच्छी नींद आई, मजा आ गया। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और सबसे पहले उसकी नजर सामने कोच पर बैठे हुए आर्यन पर पड़ी। जैसे ही उसने आर्यन को देखा, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो बहुत प्यारा लग रहा था। अपनी बाहें फैलाकर समीक्षा ने कहा, आर्यन, मेरे पास आओ। जैसे ही आर्यन ने समीक्षा की बात सुनी, वो जल्दी से खड़ा हो गया, लेकिन तभी उसे विवान की बात याद आई और वो कोच पर बैठ गया। उसने कहा, नहीं, मैं यहां से नहीं उतर सकता, आप ही यहां आ जाए। समीक्षा को हैरानी हुई। वो बेड पर बैठ गई और अपनी गर्दन को इधर उधर मोड़ते हुए कहा, अरे, क्या हो गया आपको? कहीं चोट तो नहीं आई है? आप ठीक तो हैं ना? ये कहकर समीक्षा जल्दी से खड़ी हो गई और आर्यन के पास आ गई। उसने आर्यन को ठीक से देखा और कहा, क्या हुआ? कहीं चोट तो नहीं आई है? उसे लगा कि वो हिल नहीं रहा था, तो हो सकता है उसे चोट लगी हो। आर्यन ने अपनी गर्दन हिला दी और कहा, नहीं, मुझे चोट नहीं आई है, लेकिन मुझे पनिशमेंट मिली है। समीक्षा ने हैरानी से देखा और कहा, पनिशमेंट मिली है? आपको किसने पनिशमेंट दी? आर्यन ने बाथरूम की तरफ देखा। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, बाथरूम खुल गया और विवान तौलिए में लिपटा हुआ बाहर आया। समीक्षा ने एक नजर उसे देखा तो कुछ देर के लिए उसकी नजरें उसकी परफेक्ट बॉडी पर टिक गईं, लेकिन फिर उसने जल्दी से अपने होश संभाले और विवान से ऊंची आवाज में कहा, विवान, ये सब क्या है? तुमने आर्यन को पनिशमेंट क्यों दी है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है? वो इतना छोटा बच्चा है और तुमसे पनिशमेंट दोगे? विवान ने एक नजर आर्यन को देखा। आर्यन उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुरा रहा था। विवान को टाइम नहीं लगा कि उसने समीक्षा से क्या कहा होगा। विवान चेंजिंग रूम की तरफ जाते हुए बोला, वो शरारत कर रहा था। समीक्षा ने आर्यन को देखा। आर्यन ने मासूमियत से अपनी गर्दन हिला दी और कहा, नहीं, मैं सच में शरारत नहीं कर रहा था। समीक्षा जल्दी से उसके पास बैठ गई और उसे अपनी गोद में उठा लिया। उसने उसे अपने गले लगाते हुए कहा, मुझे पता है कि आर्यन शरारत नहीं करता। आर्यन खुश लग रहा था। अब वो विवान को बता रहा था कि वो वही है जिसके साथ समीक्षा अपनी आगे की जिंदगी बिताना चाहती है। उसने विवान को नहीं बल्कि उसे गले लगाया था। कुछ ही देर में विवान तैयार होकर बाहर आ गया। उसने सफेद शर्ट और काले रंग की पैंट पहनी हुई थी। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह कोई एक्सप्रेशन नहीं थे और उसके स्लीव्स ऊपर तक मुड़ी हुई थी। वो ऐसा लग रहा था जैसे कहीं का राजा हो। विवान आगे आया और उसने समीक्षा की गोद से आर्यन को ले लिया। अरे अरे, ये तुम क्या कर रहे हो? समीक्षा ने हैरानी से पूछा, लेकिन तब तक विवान ने आर्यन को ले लिया था। विवान ने कहा, इसे मैं अमन के घर छोड़ रहा हूं। यहां अकेला रहना ठीक नहीं है। समीक्षा ने जल्दी से मना करते हुए कहा, नहीं नहीं, ये ठीक है। मैं भी आज घर ही हूं। मेरे कॉलेज की आज छुट्टी है। आर्यन ने जल्दी से समीक्षा की तरफ अपने हाथ फैला दिए। विवान ने एक नजर आर्यन को देखा और फिर समीक्षा को देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वो दो प्यार करने वालों के बीच दीवार बनकर खड़ा हो। न चाहते हुए भी उसे आर्यन को समीक्षा को देना पड़ा। आर्यन खुशी से समीक्षा की गोद में वापस चला गया और विवान की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया।
विवान ने एक नजर उसे देखा और फिर वो वहां से बाहर आ गया। समीक्षा ने आर्यन के गाल पर किस की और कहा, तुम तो सच में बहुत क्यूट हो। आर्यन के चेहरे पर मुस्कान छा गई। अचानक से आर्यन का टेबल पर रखा हुआ फोन बजने लगा। उसने देखा कि उसे रुद्र फोन कर रहा था। आर्यन ने जल्दी से फोन उठा लिया और कहा, हेलो पापा। सामने से रुद्र ने कहा, कैसे हो? वहां सब कुछ ठीक तो है ना? मतलब तुम विवान अंकल और समीक्षा आंटी को परेशान तो नहीं कर रहे? नहीं नहीं, मैं किसी को परेशान नहीं कर रहा हूं, और वो मेरी आंटी नहीं है। ये कहकर आर्यन ने समीक्षा की तरफ देखा जो उसे प्यार से देख रही थी। उसकी बात पर समीक्षा को भी हंसी आ गई। रुद्र ने सामने से कहा, मतलब वो तुम्हारी आंटी नहीं है तो क्या है? आर्यन तुरंत बोला, उन्होंने कहा है कि वो मुझसे शादी करेगी। उसकी बात सुनकर रुद्र को फोन पर खांसी आ गई और वहीं समीक्षा को अचानक से उल्टी करने का मन हुआ और वो जल्दी से उठ गई। 67 प्यार की शुरुआत। जैसे ही रुद्र ने आर्यन के मुंह से सुना कि समीक्षा उसकी पत्नी है तो उसे खांसी आ गई। वहीं समीक्षा आर्यन के पास से उठ गई और भागकर वॉश बेसन के पास गई। वहां पहुंचकर उसने उल्टी की। उल्टी करने के बाद समीक्षा ने पेट को पकड़ लिया और धीरे से कहा, मैंने तो ऐसा कुछ खाया भी नहीं तो मुझे उल्टी करने का मन क्यों हो रहा है? उसे खुद भी समझ नहीं क्योंकि उसे पूरी जिंदगी में आज तक उल्टी नहीं हुई थी। अपना मुंह अच्छे से साफ करने के बाद वो जल्दी से बाहर आ गई क्योंकि वो आर्यन को अकेला छोड़कर आई थी। वहीं रुद्र ने अपनी खांसी को कंट्रोल करते हुए कहा, आर्यन क्या हुआ है आपको? कैसी बातें कर रहे हो? आर्यन जल्दी से बोला, पापा ये सच है। क्या आप पत्नी के बारे में नहीं पूछेंगे कि वो कौन है, क्या करती है, कैसी है? मुझे उसके बारे में सब पता है। वो विवान की वाइफ है। कहीं तुम उसे ज्यादा परेशान तो नहीं कर रहे? एक काम करो, एक बार समीक्षा को फोन दो। समीक्षा भी तब तक वहां पहुंच गई थी। आर्यन जल्दी से फोन की तरफ बढ़ा। समीक्षा ने जल्दी से फोन पकड़ लिया और धीरे से कहा, हेलो। रुद्र बोला, हेलो समीक्षा, क्या ये तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है? आई एम सॉरी, ये बहुत ज्यादा शरारती है। समीक्षा जल्दी से बोली, नहीं नहीं, अरे ये तो बहुत अच्छा बच्चा है। सच में मुझे इससे बात करके बहुत ज्यादा अच्छा लगा। रुद्र बोला, थैंक यू इसका ख्याल रखने के लिए। मैं जल्दी वापस आऊंगा। रुद्र के फोन काटने के बाद समीक्षा गहरी सोच में डूब गई। आखिर रुद्र के बच्चे की मां कौन थी? उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और रुद्र की अफवाह भी किसी के साथ नहीं थी। तो आखिर कौन हो सकती है आर्यन की मां? समीक्षा ने धीरे से कहा, क्या मैं आर्यन से पूछें? नहीं नहीं, हो सकता है वो इस दुनिया में नहीं है। आर्यन और रुद्र की बातें सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वे उसकी मां के बारे में बात नहीं करना चाहते थे। आर्यन ने एक बार भी अपनी मां का जिक्र नहीं किया। रुद्र बहुत ज्यादा मिस्टीरियस था। समीक्षा को लग गया था कि जरूर कुछ गड़बड़ थी। वो विवान से इसके बारे में पूछेगी। उधर विवान की कार उसकी विला के बाहर आकर रुकी। जब वो अपनी कार से उतरा तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन कठोर हो गए थे। वो बिना किसी एक्सप्रेशन के विला के अंदर आ गया, लेकिन जैसे ही उसने विला के अंदर कदम रखा, एक लड़की ने आकर उसे गले से लगा लिया। विवान, तुम आ गए। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तुम आखिर कहाँ थे? कम से कम एक दिन में एक बार तो मुझसे मिलने आ जाया करो। जैसे ही उसने अपनी चेस्ट पर कुछ महसूस किया, उसने जल्दी से उसे दूर कर दिया। शट अप, ये सब क्या है? मुझे ऐसी हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं है। दूर रहो मुझसे। तुम मेरी कुछ नहीं लगती, हमारा उस रात के अलावा कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए अपनी औकात मत भूलो। देविका की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। देविका को कभी भी किसी लड़के ने उसे रिजेक्ट नहीं किया था, लेकिन आज विवान ने उसके अरमान पर पानी फेर दिया। मन ही मन उसने सोचा कि विवान वाकई सख्त लौंडा है, लेकिन कब तक निकलेगा? एक दिन तो पिघलेगा ही। देविका ने अपना मासूम चेहरा बना लिया और कहा, मुझे माफ कर दो विवान, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इतना बुरा लग जाएगा। मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। विवान की भौहें ऊपर चढ़ गईं। उसने कहा, सच में? मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि तुम मुझे मिस कर रही थी। हमें मिले हुए तो ज्यादा दिन भी नहीं हुए हैं, तो मिस करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। देविका जल्दी से बोली, नहीं, तुम मेरे होने वाले बच्चे के पापा हो, तो कैसे मैं तुम्हें मिस न करूं? तुम ही बताओ। विवान ने लाचारी से अपनी गर्दन हिला दी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। कुछ देर के लिए वो चुप हो गया और फिर देविका के पास से निकलकर अंदर आ गया। विला का केयरटेकर जल्दी से उसके पास भागता हुआ आया, सर आज कैसे आना हुआ? विवान बोला, कुछ नहीं, मुझे लगा एक बार विला को देख लेना चाहिए।
देविका, जो कि पीछे ही थी, के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो बोली, विला को देखने का मन था या फिर मुझे? उसे लग रहा था कि जैसे वो इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है और विवान जैसा आदमी उसके लिए ही यहाँ आया होगा। इससे पहले कि देविका कुछ बोलती, विवान ने कहा, नेक्स्ट वीक मेरे कुछ दोस्त आएंगे अमेरिका से और मैं सोच रहा था कि उन्हें यहीं पर रुकने के लिए कहूँ। यहाँ से नज़ारा भी अच्छा दिखता है। केयरटेकर ने जल्दी से कहा, जी सर, आप उन्हें यहीं रहने के लिए कह दीजिए। मैं सब कुछ इंतजाम कर दूंगा। और अगर मुझे इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी, तो मैं कर लूंगा, मैंने इंग्लिश सीख ली है। विवान ने अपनी गर्दन हिलाए और कहा, ठीक है, फिर उन्हें आने के लिए कहूंगा। देविका उनकी बातें सुन रही थी। उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई और उसने मन ही मन कहा, क्या यहाँ पर कोई और भी रहने के लिए आएगा? विवान मेरी हेल्थ के साथ कैसे कॉम्प्रोमाइज कर सकता है? मेरा मतलब है, यहाँ अपने दोस्तों को बुलाएगा, तो फिर मैं कैसे आराम से रहूंगी? वो सोच ही रही थी कि विवान उसके पास से गुजर गया, उससे बिना कुछ कहे ही वो वहां से चला गया। देविका बस देखती रह गई। उसने सोचा था कि जब वो आएगा तो उससे बातें करेगी, लेकिन ये आदमी तो तूफान की तरह आया और आंधी की तरह चला गया। देविका ने अपने हाथ पैर पटकते हुए कहा, विवान बजाज, तुम कब तक बचोगे? बिल्ली कब तक खैर मनाएगी? वहीं जब विवान रात को वापस आया, तो समीक्षा और आर्यन सो चुके थे क्योंकि वो देर से घर आया था। फ्रेश होने के बाद उसने अपने कैजुअल कपड़े पहने और फिर से वही किया जो उसने पहले किया था। उसने आर्यन को समीक्षा से दूर कर दिया और खुद उसके पास लेट गया। उसने उसके सिर को अपने बाजू पर रख लिया और जल्दी से उसे अपने करीब खींच लिया। पता नहीं क्यों, लेकिन वो उसकी आदत बनती जा रही थी। कुछ देर तक उसे देखने के बाद उसने अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन अगले दिन उल्टा ही हुआ। विवान से पहले समीक्षा की नींद खुल गई और जैसे ही उसकी नींद खुली, उसने सामने विवान का चेहरा देखा, जिसे देखकर वो हैरान रह गई। वो चिल्लाना चाहती थी, लेकिन चिल्लाई नहीं और उसे देखने लगी क्योंकि वो आर्यन के पास सोई थी तो विवान के पास कैसे आ गई एक। वो चिल्लाना चाहती थी, लेकिन चिल्लाई नहीं और उसे देखने लगी। परफेक्ट जो लाइन उसकी उसे दिखाई दे रही थी, उसका एडम्स एप्पल बहुत हॉट नजर आ रहा था। उसे ऊपर जाते हुए समीक्षा ने उसके परफेक्ट होंठों को देखा और फिर उसकी नाक, जो एकदम परफेक्ट थी, न ऊपर, न नीचे, न बड़ी, न छोटी। उसकी आंखें बंद थीं और वो बिल्कुल शांत लग रहा था, जैसे किसी ध्यान में हो। समीक्षा ने लेते हुए ही अपने हाथ का सहारा लिया और उसे देखते हुए बोली, नॉट बैड, इतने भी बुरे नहीं दिखते हो। वो उसे बिना पलके झपकाए देख रही थी। उसे अपने और विवान के बीच जो भी अब तक हुआ वो वक्त उसे याद आ रहा था, लद्दाख में जो उनके बीच हुआ था और कैसे विवान ने रात में आकर उसे बचाया था। इसके बाद उसे आलिया से पता चला कि वो दिवालिया हो गए हैं और इसके पीछे भी विवान का ही हाथ है। ये बात उसे बार बार परेशान कर रही थी कि क्या सच में विवान ने उसकी वजह से उनके साथ ऐसा किया होगा। उसकी भौहें थोड़ी सी हिल गई। उसके चेहरे को देखते हुए उसे खुशी और दुख दोनों के पल याद आ रहे थे। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी। विवान एकदम से पलटा और उसे दबोच लिया। समीक्षा को समझ में नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ। जब उसे विवान का चेहरा दिखाई दिया, तब पता चला कि विवान उसके ऊपर आ गया है। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, विवान बोला, तो कितना वक्त हो गया? समीक्षा ने बार बार पलकों को झपकाया और कहा, मतलब? विवान उसके कान के पास आकर बोला, मतलब मुझे घूरते हुए तुम्हें कितना वक्त हो गया है? समीक्षा ने जल्दी से सिर हिलाया और बोली, नहीं, नहीं, मैं आपको नहीं घूर रही थी। विवान बोला, अच्छा, तुम्हें क्या लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम पिछले 1 घंटे से मुझे घूर रही हो? समीक्षा को झटका लगा। उसने धीरे से कहा, क्या? 1 घंटा? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। विवान ने वहां लगी घड़ी की ओर इशारा किया। सच में, उसे 1 घंटा हो गया था। समीक्षा ने देखा तो सच में विवान को घूरते 1 घंटा हो गया था। उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस की। उसने आज तक किसी को इतनी देर तक नहीं देखा था। आखिर उसे हो क्या गया था? वो विवान को इतनी देर से क्यों देख रही थी? उसने जल्दी से विवान की छाती पर अपने हाथ रखे और कहा, हटो। विवान बोला, अच्छा, अब हटाने को कह रही हो? तो तुम्हारा काम पूरा हो गया और मेरा क्या? उसकी बात सुनकर समीक्षा का चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया। उसने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, विवान। गलत फहमी मत पालो कि मैं तुम्हें देख रही थी। तुम इतने हैंडसम नहीं हो कि मैं तुम्हें देखूं। विवान बोला, अच्छा, तो अगर मैं हैंडसम नहीं हूं, तो हैंडसम किसे कहते हैं? समीक्षा जानती थी कि वो आदमी सेल्फ ऑब्सेस्ड है। उसने फिर से उसे धक्का देने की कोशिश की और कहा, अरे, विवान, उठो प्लीज।
क्या तुम मुझे आज ही मार दोगे? कितने भारी हो तुम, उठ जाओ प्लीज। विवान का मन ऐसा कुछ करने का नहीं था, लेकिन उसने अपनी बॉडी के अंदर हलचल महसूस की और दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आने लगे। उसने समीक्षा को वार्निंग देते हुए कहा, देखो, अगर तुमने हिलना बंद नहीं किया तो आगे जो होगा उसके लिए तुम्हें पछताना होगा। समीक्षा एकदम से चुप हो गई और विवान को देखने लगी। उसकी बात का क्या मतलब था? विवान ने अपनी भारी सांसों को कंट्रोल किया और फिर समीक्षा के गाल पर किस कर दिया, जिससे समीक्षा की सांस रुक गई। उसकी आंखें बड़ी हो गईं। फिर उसने दूसरी गाल, चिन और नाक पर किस किया और आखिर में उसके माथे पर भी। अब वो उसके होठों की ओर झुकने ही वाला था, लेकिन तभी समीक्षा ने हड़बड़ाते हुए कहा, आर्यन उठ गया। विवान को लगा वो मजाक कर रही है। उसे दूर करने के लिए वो फिर से उसके होठों की ओर झुका, ताकि कम से कम उन्हें छू ही सके। लेकिन तभी समीक्षा ने उसके चेहरे पर हाथ रख दिया और बोली, विवान, क्या तुमने सारी शर्म बेच खाई है? यहाँ पर एक बच्चा है। विवान ने इस बार अपनी गर्दन घुमाए और साइड में देखा। आर्यन अंगड़ाई ले रहा था, शायद वो उठने वाला था। विवान न चाहते हुए भी समीक्षा के ऊपर से उठ गया और बाथरूम में चला गया। वहीं समीक्षा ने राहत की सांस ली। उसके दिल की धड़कन बहुत बढ़ गई थी। उसने अपने लाल चेहरे को थपथपाया और धीरे से कहा, समीक्षा, आखिर तुम्हें हो क्या गया है? तुम इतना ब्लश क्यों कर रही हो? कहीं तुम इस इंसान को पसंद तो नहीं करने लगी हो? अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इसे पसंद नहीं कर सकती। तो फिर जब वो तुम्हारे गालों पर किस कर रहा था, तो तुमने उसे रोका क्यों नहीं? क्या तुम्हें वो सब अच्छा लग रहा था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे वो सब अच्छा नहीं लग सकता। मुझे तो गुस्सा आ रहा है अंदर से। विवान जबरदस्ती कर रहा है। वो अपने ही ख्यालों से लड़ रही थी कि तभी उसे आर्यन की धीमी आवाज सुनाई दी, मुझे पानी चाहिए। उसकी बात सुनकर समीक्षा ने जल्दी से पानी का ग्लास उठाया और आर्यन की तरफ बढ़ते हुए बोली, लो आर्यन बेटा। आर्यन जल्दी से बैठ गया। उसकी आंखों में अभी भी नींद थी। उसे प्यास लगी थी, जिसकी वजह से वो जाग गया था। वहीं दूसरी तरफ लंदन में एक लड़की ने रुद्र के सामने कुछ पेपर्स पटकते हुए कहा, रुद्र, मैं इन पर साइन नहीं करूंगी। 68 अलग होने की तड़प। रुद्र ने जैसे ही टेबल पर पेपर्स को रखा, उसके सामने खड़ी हुई औरत लगभग चिल्लाते हुए बोली, रुद्र, ये सब क्या है? रुद्र ने उनकी ओर एक नजर डाली और कहा, डिवोर्स पेपर्स साइन करो, पूजा। पूजा ने पेपर्स को घूर कर देखा और कहा, मैं इन पर कभी भी साइन नहीं करूंगी, रुद्र। मैं तुमसे डिवोर्स नहीं चाहती। रुद्र गुस्से में बोला, अगर तुम डिवोर्स नहीं चाहती, तो फिर क्या चाहती हो, पूजा? तुम्हारी वजह से मेरी बेटे की जिंदगी बर्बाद हो रही है। ना ही तुम उसका कभी ख्याल रखती हो, न ही उसे माँ शब्द का पता है, और न ही उसे पता है कि माँ का प्यार क्या होता है। जब से वो पैदा हुआ है, तुमने एक बार भी उसकी तरफ नजर उठाकर नहीं देखा। तो फिर मुझे तुम जैसी पत्नी का क्या करना चाहिए, मुझे बताओ। पूजा ने रुद्र की तरफ देखा और कहा, प्लीज मुझे माफ कर दो, रुद्र। लेकिन तुम तो जानते हो, मैं बहुत ज्यादा बिजी रहती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो, लेकिन प्लीज मुझसे डिवोर्स मत लो। रुद्र ने गुस्से में अपने दांत भींचते हुए कहा, पूजा, जैसा मैंने कहा है वैसा करो। पेपर्स पर साइन करो, नहीं तो तुम्हें पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। न तुम इतने सालों में एक अच्छी पत्नी साबित हुई, न ही एक अच्छी माँ। अरे, उससे तो पता भी नहीं है कि माँ का प्यार क्या होता है। तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आए अपने बेटे के साथ ऐसा करते हुए? पूजा ने कहा, रुद्र, मैं सच में उसके पास आना चाहती थी, लेकिन मैं बहुत ज्यादा बिजी थी। प्लीज रुद्र, बात को समझो। डिवोर्स हर चीज का हल नहीं होता। हम बैठकर बात करते हैं, आओ। पूजा की बात पर रुद्र भड़क गया, शट अप पूजा। अब बात करने को कुछ बचा ही नहीं है। प्लीज इन पेपर्स पर साइन करो और यहां से निकलो। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। पूजा की आंखें लाल हो गईं। किसी भी कीमत पर वो रुद्र को तलाक नहीं देना चाहती थी। वो कुछ सोचने लगी, लेकिन तभी रुद्र ने कहा, आज ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इन पर साइन करो और अपने रास्ते जाओ। अलमानी जो भी चाहिए, वो मिल जाएगी। इतना पैसा दूंगा कि आराम से कई साल तक बैठकर खाओगी। बस मेरा और मेरे बेटे का पीछा छोड़ दो। पूजा को ये बात चुभी, क्योंकि उसने कभी भी अपने बेटे और रुद्र की तरफ ध्यान नहीं दिया था। यहां तक कि उसे अपने बेटे के साथ कोई इमोशनल अटैचमेंट भी नहीं था। वो बचपन से ही रुद्र के साथ रहा था। रुद्र ने उसकी माँ और बाप दोनों का दायित्व निभाया था। पूजा की बात करें तो पूजा चोपड़ा फिल्म इंडस्ट्री का जाना माना नाम थी। देखने में खूबसूरत और करोड़ों दिलों पर राज करने वाली।
उसकी अदाकारी के दीवाने हर कोई थे, क्योंकि वो न सिर्फ दिखने में बल्कि एक्टिंग में भी बहुत अच्छी थी। रुद्र और उसने कई साल पहले गुपचुप तरीके से शादी की थी। दोनों ने अपने करियर के लिए शादी को छुपाए रखा था और फिर उन्हें एक बेटा हुआ। लेकिन जब से पूजा ने एक बेटे को जन्म दिया था, तब से उसने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। रुद्र ने कहा था कि वो उनके रिलेशन को पब्लिक करना चाहता है, लेकिन तब पूजा ने उसे मना कर दिया था। वो नहीं चाहती थी कि उसका करियर जो उस वक्त पीक पर था बर्बाद हो जाए, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो उसका करियर सच में बर्बाद हो जाएगा। कुछ मीडिया हाउसेस को उनके अफेयर की खबरें मिल रही थीं, जिस वजह से पूजा ने रुद्र और आर्यन से दूर रहने का फैसला किया। आर्यन तब बहुत ही छोटा था, इतना छोटा कि वो चल भी नहीं पाता था और पूजा को मां तक नहीं कहता था। तब पूजा ने उनसे अलग रहने का फैसला किया और वो अलग रहने लगी। कुछ समय से वो लंदन में अपनी एक फिल्म की शूटिंग कर रही थी। न वो कभी उन्हें फोन करती, न ही उनका हाल चाल पूछती। वो बस अपने काम से प्यार करती थी, सिर्फ और सिर्फ काम से। अब रुद्र ने फैसला किया था कि वो उसे डिवोर्स देगा। वैसे भी ऐसी पत्नी का क्या काम जिसका बेटा तक उसे नहीं जानता और वो कभी उसे देखने को भी राजी नहीं है। उसने कभी रुद्र का हाल भी फोन करके नहीं पूछा था। ये बात रुद्र को हर रात परेशान करती थी। रुद्र ने एक नजर उन पेपर्स पर डाली और फिर कहा, अगर तुमने इन पर साइन नहीं किया तो मैं मीडिया में अभी के अभी सब कुछ रिवील कर दूंगा। सब कुछ बता दूंगा कि तुमने किस तरह से एक बेटे को जन्म दिया और आज तक उसकी शक्ल नहीं देखी। जब वो 1 साल का भी नहीं था तब तुमने उसे छोड़ दिया। फिर देखना तुम्हारा करियर कहां से कहां जाता है। पूजा ने हैरानी से रुद्र को देखा और कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। रुद्र ने कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता? तुम जानती हो कि मैं ऐसा कर सकता हूं। ये कहकर उसने अपना फोन निकाल लिया और एक नंबर डायल किया। जैसे ही सामने वाले इंसान ने फोन उठाया, पूजा एकदम से रुद्र के पास आ गई और उसका फोन छीनकर वो नंबर काट दिया। उसने पेपर्स की तरफ देखते हुए कहा, मैं करती हूँ साइन, रुद्र। मैं अभी साइन करती हूँ, लेकिन तुम किसी से भी कुछ नहीं कहोगे। ये कहकर वो जल्दी से पेपर्स की तरफ बढ़ी और उन पर साइन कर दिए। रुद्र बस उसे देखता रहा। उसने कुछ कहा नहीं, लेकिन दर्द उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था। पता नहीं किस घड़ी में उसने इस औरत से शादी करने का फैसला किया था। जब उसने साइन कर लिए और अपनी नजर ऊपर उठाई, तो रुद्र ने जल्दी से अपनी नजर फेर ली। उसने अपने हाथ आगे बढ़ाया और बिना उसकी तरफ देखे पेपर्स उठा लिए। पेपर्स को देखते हुए उसने कहा, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? पूजा ने कहा, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। जैसे शुरू हुआ था वैसे ही खत्म हो गया। उसकी आंखें भी नम थीं, लेकिन उसने अपने आप को कंट्रोल में रखा कि वो यहां रोए नहीं। रुद्र जानता था कि उसका जवाब कुछ ऐसा ही होगा। वो फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने चोपड़ा परिवार से आई थी, जिसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। चोपड़ा का पूरा राज चलता था इंडस्ट्री पर और वो उनकी इकलौती बेटे थी। रुद्र ने अपनी गर्दन हिला दी और पेपर्स को देखते हुए वहां से चला गया। उसका दिल भारी हो गया था। इस औरत ने फिर भी अपने बेटे के बारे में एक बार भी नहीं पूछा। कैसी मां थी वह? उसे सिर्फ अपने करियर की फिक्र थी, न कि अपने बेटे की, जो उसे जानता तक नहीं था। साइन करते हुए उसके हाथ एक बार भी नहीं कांपे कि वो अपने बेटे से दूर हो जाएगी। और बात रही रुद्र की, तो उसने कब का उससे उम्मीद छोड़ दी थी। रुद्र वापस से लंदन वाले फार्म हाउस पर गया और उसने तब तक शराब पी, जब तक वो उसे पीकर बेहोश नहीं हो गया। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में आर्यन समीक्षा के साथ था। वे दोनों गार्डन में खेल रहे थे। समीक्षा उनके साथ पूरी तरह से बच्ची बन गई थी। अचानक खेलते हुए उनकी फुटबॉल गार्डन से बाहर चली गई। समीक्षा जल्दी से उसे लेने के लिए बाहर गई और उसके पीछे पीछे आर्यन भी उसके साथ बाहर आ गया। समीक्षा बॉल उठाने ही वाली थी कि उसकी नजर सामने बने चिल्ड्रन पार्क पर गई। चिल्ड्रन पार्क को देखते हुए उसने आर्यन से कहा, आर्यन, क्या तुम वहां जाना चाहोगे? वहां एक बड़ा सा चिल्ड्रन पार्क है। आर्यन ने अपनी गर्दन हिला दी और कहा, ठीक है। समीक्षा ने उसका हाथ पकड़ा और सड़क क्रॉस करवाने के बाद वे दोनों पार्क में पहुंचे। पार्क में बहुत सारी सुविधाएं थी और वहां बहुत से बच्चे मौजूद थे। ज्यादातर बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ आए थे। कुछ बच्चे खेल रहे थे तो कुछ झूला झूल रहे थे। आर्यन को वहां बहुत अच्छा लगा, वो खुश लग रहा था। उसकी चेहरे पर हमेशा की तरह खुशी देखी जा सकती थी। समीक्षा ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, जाओ आर्यन, खेलो। आर्यन ने अपनी गर्दन हिला दी और कहा, मुझे झूला झूलना है। समीक्षा ने जल्दी से उसे झूले पर बैठाया और झूलने लगी।
आर्यन को बहुत अच्छा लग रहा था, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो कभी इतना खुश भी हो सकता था। उसके पापा हमेशा बिजी रहते थे और वो नौकरों के साथ ही खेलता था। वे उसके साथ खेलते थे, लेकिन उसका मन नहीं लगता था क्योंकि उनके पास कोई इंटरेस्टिंग गेम नहीं होती थी। वो दिन भर फोन में लगा रहता था या फिर अपना स्कूल का काम करता था। उसकी जिंदगी में कुछ भी नॉर्मल नहीं था, जैसा कि और बच्चों की जिंदगी में होता है। आज झूला झूलने के बाद आर्यन पार्क में घूमने लगा और उसके पीछे पीछे समीक्षा थी। समीक्षा ने वहां मौजूद प्लास्टिक के घोड़े, जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते थे, के ऊपर आर्यन को बैठा दिया और देखने लगी। आर्यन को बहुत अच्छा लग रहा था, तभी उसकी नजर एक आदमी पर गई, जो समीक्षा की तरफ चलकर आ रहा था। समीक्षा, तुम भी यहाँ हो? उस आदमी ने समीक्षा के पास आकर कहा। समीक्षा की आंखें उस तरफ घूमी, जिस तरफ से उसे आवाज आई थी। उसने उस आदमी को देखते हुए कहा, ओह मिस्टर बिंदल, आप यहाँ। वो एक आगर बिंदल था, जो कुछ देर पहले अपने भतीजे के साथ वहां आया था। उसका घर भी यही पास में था। उसके भतीजे ने वहां आने की जिद की, तो वो उसके साथ आ गया। एकाग्र ने एक बच्चे की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो मेरा भतीजा है। समीक्षा ने उस प्यारे बच्चे को देखा, जो इस वक्त दूसरे बच्चों के साथ खेलने में व्यस्त था। समीक्षा को यकीन नहीं हो रहा था कि वो एकाग्र को इस तरह देख घूम सकती थी। इतना बड़ा बिजनेसमैन और वो एक बच्चे के साथ पार्क में आया था, ये बहुत ही अच्छी बात थी। कहीं ना कहीं ये भी अच्छी बात थी कि एकाग्र इतना डाउन टू अर्थ था। समीक्षा मुस्कुरा दी और बोली, अच्छा, लेकिन सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आप एक बच्चे के साथ यहाँ आए हैं। एकाग्र ने कहा, अरे इसमें यकीन न करने वाली कौन सी बात है। बच्चों के आगे सबकी हार होती है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा। समीक्षा बोली, हाँ ये बात तो आप सही कह रहे हैं, बच्चों के आगे किसी की नहीं चलती है। एकाग्र ने समीक्षा से पूछा, तुम किसके साथ आए हो? समीक्षा बोली, वो प्यारा बच्चा, जो इस वक्त हमें देख रहा है, रेड कलर के घोड़े पर बैठा हुआ है। एकाग्र ने उस बच्चे को देखा और कहा, अच्छा। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे वो विवान जैसा दिखता है। उसने कहा, तुम्हारा बच्चा है? ऐसा नहीं हो सकता। समीक्षा को हंसी आ गई। वो बोली, अरे नहीं, ये मेरा बच्चा नहीं है। बल्कि ये तो। वो रुद्र का नाम लेने ही वाली थी कि उसने कुछ सोचते हुए आगे कहा, विवान के एक रिश्तेदार का बच्चा है, जो अभी कुछ दिन पहले ही घर आया है। मेरी आज छुट्टी थी, तो मैं उसे यहाँ लेकर आ गई। एकाग्र ने अपनी गर्दन हिला दी और धीरे से कहा, अच्छा, ये तो अच्छी बात है। बच्चों के साथ हमारी भी मस्ती हो जाती है। समीक्षा ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। वहीं आर्यन बहुत देर से उन्हें देख रहा था। वो सोच रहा था कि आखिर ये आदमी उसकी मम्मी से इतनी हंसी मजाक कैसे कर सकता है। कुछ देर के लिए वो विवान को समीक्षा के आसपास झेल सकता था, लेकिन इस आदमी को नहीं। ये उसे ठीक नहीं लग रहा था। अचानक आर्यन ने अपने दोनों हाथ उठा दिए, जैसे वो समीक्षा के पास जाना चाहता हो। समीक्षा ने भी जल्दी से उसे नीचे उतार दिया। तभी बिंदल का एक नौकर उनकी तरफ भागते हुए आया। 74 करवा चौथ स्पेशल। नौकर जल्दी से भागता हुआ समीक्षा के पास आया और बोला, मैडम, वो बड़े साहब और बड़ी मैडम आए हैं। समीक्षा की आंखों में चमक आई। उसने कहा, दादाजी और दादी जी आए हैं। नौकर ने जल्दी से अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, जी मैडम, और वो आपको बुला रहे हैं। समीक्षा ने एकाग्र की तरफ देखा और कहा, ठीक है, हम चलते हैं। बाय। एकाग्र ने उसे देखा और अपना हाथ हिलाते हुए कहा, ठीक है, बाय। वहीं आर्यन को देखते हुए एकाग्र जा रहा था। एकाग्र ने आर्यन को भी बाय कहा, लेकिन उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। जब समीक्षा वेंटिलिया वापस आए तो दादाजी और दादी जी लिविंग रूम में बैठे हुए थे, तो समीक्षा जल्दी से उनके पास गई। दादाजी, दादी जी, आप दोनों कैसे हैं? दादाजी ने कहा, हम ठीक हैं। तुम बताओ, तुम कैसी हो? दादी जी ने भी कहा, हम दोनों देखो बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। तुम अपना बताओ, और विवान कैसा है? समीक्षा बोली, मैं भी ठीक हूँ, और थोड़ी देर बाद मुस्कुराते हुए कहा, विवान भी ठीक है। उसके बाद दादाजी और दादी जी की नजरें आर्यन पर गईं। दादी जी तुरंत पहचान गई कि वो रुद्र का बेटा है, क्योंकि वो पहले उनके घर आ चुका था। अरे आर्यन, दादी जी बोली। दादाजी बोले, अरे आर्यन, तुम भी यहाँ हो। मुझे तो पता नहीं था कि तुम यहाँ हो, वरना हम तुम्हारे लिए जरूर कुछ लेकर आते। समीक्षा मुस्कुरा दी और आर्यन जल्दी से भागकर दादा दादी के पास आया। दादाजी, दादी जी, मुझे आप दोनों की बहुत याद आई। दादी जी बोली, अगर याद आती तो हमसे मिलने आते। कितने दिन हो गए, तुम हमसे मिलने नहीं आए।
आर्यन बोला, नहीं, मैं आपसे मिलना चाहता था, लेकिन पापा ने मुझे आने नहीं दिया। दादाजी हंसते हुए बोले, अच्छा, तो सब तुम्हारे पापा की गलती है। आर्यन ने गर्दन हिलाई तो सब हंसने लगे। तभी समीक्षा की नजर टेबल पर पड़े सामान पर गई। उसकी आंखें थोड़ी घूमी गईं और उसने कहा, दादाजी, दादी जी, ये सामान। 3। दादी जी ने सामान की तरफ देखते हुए कहा, हाँ, ये तुम्हारे लिए है। मुझे पता था कि तुम्हें कुछ पता नहीं होगा। ये करवा चौथ का सामान है। कल करवा चौथ है और तुम्हें भी व्रत रखना है। जैसे ही समीक्षा ने सुना, उसे खांसी आ गई। क्या मुझे करवा चौथ का व्रत रखना होगा? हैरानी से उसने दादाजी और दादी जी को देखा और कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द उसके मुंह में ही अटक गए। अगर उसने मना किया और दादा दादी को अच्छा नहीं लगा, तो फिर समस्या हो सकती थी, क्योंकि बीमार उनका पोता था। दादी जी ने सामान की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो, इसमें 2 साड़ियां हैं। एक सुबह पहननी है और दूसरी शाम को पूजा के समय। मैं तो चाहती थी कि तुम हमारे साथ हवेली चलो, यहाँ तुम अच्छे से व्रत रख सकोगी, लेकिन विवान फिर अकेला रह जाएगा। समीक्षा हवेली नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि वहां जाकर उसे जबरदस्ती व्रत रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ अगर उसने व्रत नहीं रखा, तो भी चलेगा। दादा दादी विवान मामले को वैसे भी हल्के में नहीं लेंगे। उसने मन बना लिया था कि वो व्रत नहीं रखेगी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन दिमाग में खिचड़ी पक रही थी। तभी दादाजी ने कहा, अरे, तुम यहीं रुक जाओ। बहू का व्रत ठीक से करवाने के लिए उसे हमारे रीति रिवाज नहीं पता होंगे। दादी जी भी बोली, हाँ, ये भी ठीक है। मैं आज यहीं रुक जाती हूँ। सुबह उठकर सब कुछ समझा दूंगी। जैसे ही समीक्षा ने ये सुना, उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने होंठ काटते हुए कहा, अच्छा, दादाजी, दादी जी, ये अच्छी बात है। वैसे मुझे व्रत के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन अंदर ही अंदर वो रो रही थी। वहीं आर्यन किसी सोच में डूबा हुआ था। तभी उसका फोन बजा, जो टेबल पर रखा हुआ था। आर्यन ने जल्दी से फोन उठाया। वो रुद्र का फोन था। दादाजी बोले, अरे, तुम्हारे पापा का फोन है। आर्यन ने गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ, पापा का फोन है। और जल्दी से वहां से भागकर बालकनी में आ गया। दादी जी हंसते हुए बोली, लगता है अपने पापा से अकेले में बात करनी है। आर्यन ने रुद्र का फोन उठाया तो उसे रुद्र की आवाज भारी लगी, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पापा, उसने कहा। अपने बेटे की आवाज सुनकर रुद्र, जिसने हद से ज्यादा शराब पी ली थी, थोड़ा नॉर्मल हो गया और हल्की मुस्कान आ गई। उन्होंने धीरे से कहा, मेरा बेटा कैसा है? आर्यन ने कहा, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। पापा, आप कैसे हैं? सामने से आवाज आई, मैं भी ठीक हूँ। तुम वहां किसी को परेशान तो नहीं कर रहे हो? आर्यन ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं पापा, मैं किसी को परेशान नहीं कर रहा। पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। रुद्र का मन थोड़ा अशांत हो गया, क्योंकि उसे लगा शायद आर्यन अपनी माँ के बारे में बात करेगा। लेकिन तभी आर्यन ने कहा, पापा, आज मैंने समीक्षा दीदी को एक आदमी के साथ देखा। वो दोनों हंस हंस कर बात कर रहे थे। वो आदमी मुझे अच्छा नहीं लगा। कहीं वो समीक्षा दीदी को मुझसे दूर तो नहीं कर देगा। आर्यन की इस इनसिक्योरिटी को देखकर रुद्र हंस पड़ा। उसे नहीं पता था कि आर्यन समीक्षा को इतना पसंद करने लगा है। लेकिन बच्चे ऐसे ही होते हैं, जो चीज उन्हें बहुत प्यारी होती है, उसके बारे में वो बहुत इनसिक्योर हो जाते हैं। इसी तरह समीक्षा भी आर्यन के लिए खास थी। उसकी बात सुनकर रुद्र ने कहा, अरे, ये तो बहुत ज्यादा सीरियस बातें हैं। हमें इसके बारे में सोचना होगा। आर्यन भी बोला, हाँ पापा, और तभी मैंने आपसे ये बात बताई। ऐसा लग रहा था जैसे वो आदमी समीक्षा दीदी को मुझसे दूर कर देगा। मुझे क्या करना चाहिए? रुद्र सीरियस होते हुए बोला, देखो समीक्षा दीदी जब तुम्हारे विवान अंकल के पास रहेगी, तभी तुम समीक्षा से मिल सकते हो। और अगर वो उस दूसरे आदमी के साथ चली गई, तब तुम कभी उनसे नहीं मिल पाओगे। इसलिए तुम्हें जितना हो सके, विवान और समीक्षा को एक साथ लाना होगा। समझ गए? आर्यन बड़े ध्यान से रुद्र की बातें सुन रहा था। उसने कहा, एक साथ लाने का क्या मतलब है, पापा? रुद्र बोला, मतलब जितना हो सके वो दोनों एक साथ बातें करें और एक दूसरे के पास रहे। आर्यन की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, ठीक है, मैं समझ गया। मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा और समीक्षा दीदी को किसी और के साथ जाने नहीं दूंगा। 74। रुद्र बोला, समझ गए। हाँ जी पापा, आर्यन ने कहा और फोन काटने के बाद जल्दी से लिविंग रूम में आ गया, ये सोचते हुए कि कैसे विवान और समीक्षा को एक साथ लाया जाए। वहीं उसने देखा कि दादाजी वहां से जा रहे थे और दादी जी वहीं पर थी।
दादाजी ने जाते हुए आर्यन के सिर को थपथपाया और कहा, ठीक है छोटा शैतान, मैं तुमसे दोबारा मिलने आऊंगा। दादाजी के जाने के बाद दादी जी समीक्षा को लिविंग रूम में बैठाकर समीक्षा को समझाने लगी। जब समीक्षा को दादी जी समझा रही थी तो उसे नींद आ रही थी। उसने जैसे तैसे अपनी नींद को कंट्रोल किया और दादी जी की बातें ध्यान से सुनने लगी। लेकिन जब भी वो ध्यान से सुनती, उसे व्रत याद आ रहा था कि अगर वो व्रत रखेगी तो उसका क्या हाल होगा। वहीं विवान रात के समय वापस आया और उस वक्त खाने का समय था। डाइनिंग टेबल पर समीक्षा और बाकी लोग पहले से ही विवान का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही विवान आया, उसने देखा कि दादी वहां आई है। दादी के पास आते ही वो बोला, दादी आप यहाँ। दादी बोली, हाँ मैं यहाँ हूँ, क्योंकि मुझे बहुत जरूरी काम था इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। विवान ने एक नजर समीक्षा को देखा और फिर दादी की तरफ देखते हुए कहा, काम? क्या काम था आपको? दादी बोली, कल करवा चौथ का व्रत है, इसलिए मैं बहू को सब समझाने यहाँ आ गई। उसका पहला करवा चौथ है तो उसे किसी बड़े की जरूरत होगी जो उसे सब कुछ रीति रिवाज समझा सके। विवान को पहले समझ नहीं आया कि करवा चौथ का व्रत कौन सा व्रत होता होगा, लेकिन तभी उसे अचानक से ख्याल आया कि करवा चौथ उसकी माँ बचपन में पापा के लिए रखती थी। विवान ने समीक्षा को एक नजर देखा और उसे हल्की सी खांसी आ गई। क्या सच में ये लड़की उसके लिए व्रत रखने वाली है, उसकी लंबी उम्र के लिए? या फिर वो बीच में ही खाना खा लेगी? वैसे भी इसका कुछ पता नहीं लगेगा। दादी जी से कहते हुए विवान बोला, आपको सच में लगता है कि ये व्रत रख लेगी? पहले पूछ लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि मैं व्रत के अगले दिन ही। वैसे तो विवान इन सब चीजों में विश्वास बिल्कुल नहीं रखता था, लेकिन वो इस वक्त समीक्षा के मजे लेना चाहता था। समीक्षा का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे अभी के अभी खा जाएगी। अब वो उसके अच्छे से मजे लेगा। दादी बोली, अरे तुम्हें तो इसे मोटिवेट करना चाहिए। तुम कैसी बातें कर रहे हो? अब जाओ यहाँ से और मेरी बहू को परेशान मत करो। विवान जल्दी से ऊपर गया और फ्रेश होकर अपने कैजुअल कपड़े पहनकर नीचे आ गया। उन्होंने साथ में डिनर किया और जब सोने की बारी आई तो आर्यन जल्दी से दादी के पास चला गया और बोला, दादी मैं आपके पास सोऊंगा। हैरानी से समीक्षा और विवान ने पहले एक दूसरे की तरफ देखा, फिर आर्यन की तरफ देखते हुए समीक्षा बोली, आर्यन बेटा क्या हुआ? आप आज मेरे पास नहीं सोएंगे? आर्यन ने गर्दन न में हिला दी। वो समझदार था, उसे पता था कि रुद्र ने क्या कहा था समीक्षा को विवान को एक साथ बातें करने देना है, तभी समीक्षा दीदी उसे छोड़कर नहीं जाएंगी। इसलिए उसने फैसला किया था कि वो उनके पास नहीं सोएगा, क्योंकि अगर उनके पास सोएगा तो उन्हें डिस्टर्ब करेगा और अब समीक्षा और विवान आराम से सोते हुए बातें कर सकते हैं। आर्यन ने कहा, मैं दादी जी के पास सोऊंगा। वो कितने दिनों बाद मुझे मिली है। वहीं दादी जी का दिल भर आया। उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, वो मेरा प्यारा सा पोता है। इसके बाद उन्होंने समीक्षा और विवान की तरफ देखा और थोड़ा गुस्से में कहा, अब जल्दी से तुम दोनों मुझे ऐसा पोता दो, पोती भी चलेगी। अब ज्यादा इंतजार मत करो, शादी के बाद इतना वेट करना ठीक नहीं है। समीक्षा को इस पर अचानक से खांसी आ गई। उसे समझ नहीं आया कि विवान के घर वाले हमेशा आखिर में बच्चे पर ही क्यों रुक जाते हैं। वहीं विवान ने कहा, हम पूरी कोशिश करेंगे। जैसे ही समीक्षा ने उसकी बात सुनी, उसने घूर कर उसे देखा। विवान के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था और वो दादी जी को देख रहा था। दादी जी बोली, कोशिश नहीं, रिजल्ट चाहिए। हमारे खानदान को वारिस चाहिए अब। ये कहकर वो आर्यन के साथ वहां से चली गई। समीक्षा और विवान वहीं खड़े थे। विवान ने समीक्षा को एक नजर देखा तो वो भौचक्की होकर खड़ी थी। विवान ने धीरे से कहा, हमें पूरी कोशिश करनी होगी ताकि रिजल्ट अच्छा हो। समीक्षा ने हैरान होकर विवान को देखा और अपनी आंखें फाड़कर कहा, व्हाट? विवान बोला, तुमने नहीं सुना था क्या? दादी ने अभी क्या कहा, उन्हें रिजल्ट चाहिए। हमें फैमिली को कभी नाराज नहीं करना चाहिए। ये कहकर उसने समीक्षा का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए ऊपर लेकर गया। वहीं समीक्षा हैरान थी। उसने विवान को रोकते हुए कहा, विवान रुक जाओ। ये तुम क्या कर रहे हो? विवान तब तक नहीं रुका जब तक वो लिफ्ट से उसके कमरे में नहीं पहुंच गए। दरवाजा बंद करते हुए विवान समीक्षा की तरफ मुड़ा। वहीं समीक्षा के दिल की धड़कन तेजी से बढ़ने लगी। वो पीछे हट गई और बोली, विवान तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं कोई बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं हूँ। विवान बोला, तो तुम यहाँ क्यों हो फिर? मुझे बताओ, लाखों लड़कियां बजाज परिवार की बारिश को पैदा करना चाहती हैं। अगर तुम नहीं करना चाहती तो तुम चली जाओ यहाँ से।
जैसे ही विवान ने कहा, समीक्षा की आंखें फटी की फटी रह गईं। विवान के कहने का क्या मतलब था? 70 सच्चाई आखिरकार सामने आ ही गई। आर्यन ने समीक्षा और विवान के पास सोने के लिए मना कर दिया और वो दादी के साथ सोने के लिए चला गया। सोने से पहले दादी ने विवान और समीक्षा से कहा कि उन्हें भी जल्दी से बच्चा करने के बारे में सोचना चाहिए। वो अपने पोते या पोती के साथ खेलना चाहती हैं और बजाज परिवार को अब एक वारिस की जरूरत है। कमरे का दरवाजा बंद करते हुए विवान समीक्षा की तरफ बढ़ा और धीरे से बोला, तो हमें दादी की ख्वाहिश पर काम करना चाहिए। और अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहती, तो फिर चली जाओ यहां से। मेरा मतलब है कि तुम यहां रुकना ही क्यों चाहती हो फिर? अब बजाज परिवार का बच्चा पैदा करने के लिए करोड़ों लड़कियां कतार में खड़ी हैं। फिर मुझे एक ऐसी औरत के साथ क्यों रहना चाहिए जो मेरे परिवार का वारिस ही पैदा नहीं करना चाहती? समीक्षा टुकुर टुकुर विवान को देख रही थी। विवान की बात सुनकर उसके दिल की धड़कन तेजी से बढ़ गई थी। उसने हैरानी से विवान को देखा, जो अपनी टाई खोल रहा था। उसकी आंखें बड़ी हो गईं। वो बोली, विवान तुम क्या कर रहे हो? विवान बोला, क्या तुमने नहीं सुना कि मैंने क्या कहा? समीक्षा बार बार पलकें झुकाकर उसे ही देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। विवान जैसे ही उसके पास आने लगा, उसने जल्दी से कहा, देखो विवान, मैं समझ रही हूं कि तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं इन सब के लिए अभी तैयार नहीं हूं। मैं जरूर तुम्हारे खानदान का वारिस पैदा करूंगी, लेकिन अभी नहीं, अभी मैं खुद भी बच्ची हूं। उसकी बात सुनकर विवान के अंदर जो जज्बात उबल रहे थे, वो थोड़े शांत हो गए। पता नहीं क्यों, वो ये सोचकर अपने आपे से बाहर हो गया था कि वो उसके खानदान का बच्चा पैदा नहीं करेगी, पर जब उसने ये कहा कि वो उसके खानदान का बच्चा पैदा करेगी तो उसके अंदर एक अजीब सा एहसास हुआ, पर फिर अचानक से उसे देविका का ख्याल आया और उसका सिर भारी हो गया। वो एकदम से घूमा और बाथरूम में चला गया। समीक्षा ने चैन की सांस ली और धीरे से कहा, ये आदमी सच में कभी मुझे समझ नहीं आता। लेकिन वो फिर भी घबराई हुई थी। थोड़ी देर बाद जब विवान बाथरूम से बाहर आया, तो उसने देखा कि समीक्षा आराम से सोफे पर सो रही थी। उसने ब्लैकेट ऊपर तक लिया हुआ था, जिससे उसका चेहरा भी दिखाई नहीं दे रहा था। अपने सिर को तौलिए से पोंछते हुए उसने धीरे से कहा, तारांकन तारांकन, अगर तुम अभी के अभी सोफे से बेड पर नहीं गई, तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूंगा। समीक्षा ने जल्दी से अपना सिर ब्लैकेट से बाहर निकाला और उसकी तरफ देखते हुए कहा, मतलब अब मैं यहां भी नहीं सो सकती? तुम आखिर चाहते क्या हो? क्या तुम यहाँ सोफे पर सोओगे? विवान बोला, देखो, अब तुम मेरे परिवार का वारिस पैदा करने के लिए मान नहीं गई हो, तो हमें दोनों को एक साथ सोने की आदत भी डाल लेनी चाहिए। आखिर हम दोनों पति पत्नी हैं। अब तो तुम मेरी लंबी उम्र के लिए व्रत भी रखने वाली हो, क्या तुम भूल गई? समीक्षा की आंखें बड़ी हो गईं। उसने विवान को शर्टलेस देखा और न चाहते हुए भी बेड पर आ गई, लेकिन वो बिल्कुल कोने पर सोई थी। वो जानती थी कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी, तो वो जरूर कुछ ऐसा करेगा जिससे उसे तकलीफ होगी। वहीं विवान चेंजिंग रूम से कैजुअल कपड़े पहनकर बाहर आ गया था। वो जब बेड पर आया, तो उसने बस एक नजर समीक्षा पर डाली और आंखें बंद करके सीधा लेट गया। लेकिन आधी रात के समय, जब समीक्षा गहरी नींद में थी, तो विवान ने उसे अपनी तरफ खींचा और उसे अपनी बाहों में लेकर सो गया, जैसे वो 2 दिन से सो रहा था। वहीं समीक्षा को इस बारे में कोई खबर नहीं थी, वो तो गहरी नींद में जा चुकी थी। एक बार वो सो जाती थी, तो उसे आसपास क्या हो रहा है, इसका कुछ पता नहीं चलता था। सुबह जब समीक्षा की नींद खुली, तो उसने देखा कि वो बिस्तर पर अकेली थी। उसने चैन की सांस ली कि कुछ ऐसा नहीं हुआ जिससे वो परेशान हो जाए। लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैडम, मालकिन आपको नीचे बुला रही है। क्या आप तैयार हो गईं? अचानक से समीक्षा की आंखें बड़ी हो गईं। ओह, मैं तो भूल ही गई थी कि आज मुझे व्रत रखना था। वो जल्दी से बोली, मैं बस आ रही हूँ, तैयार हो रही हूँ। उसने एक नजर उस सामान पर डाली जो दादी उसके लिए लेकर आई थी, और बाथरूम में चली गई। अच्छा हुआ कि विवान पहले ही जा चुका था। समीक्षा जल्दी से लाल साड़ी पहनकर तैयार हो गई। उसने देखा कि दादी ने उसे चूड़ियां भी दी थी। उसने चूड़ियां भी पहन ली, और उसके बाद मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, माथे पर छोटी सी बिंदी और आंखों में काजल। वो सच में सुहागन लग रही थी। समीक्षा को खुद भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो वही लड़की है जिसे वो शीशे में देख रही थी। वो जल्दी से नीचे आ गई। विवान लिविंग रूम में बैठा हुआ था, कॉफी पीते हुए। उसकी नजरें इंग्लिश न्यूज़पेपर पर थी, जिसकी हेडलाइन वो पढ़ रहा था। उसने इस वक्त सफेद रंग की शर्ट और काले रंग की पैंट के साथ लेदर शूज पहने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो कहीं जाने के लिए तैयार था।
दादी उसके सामने बैठकर अपनी चाय पी रही थी। जैसे ही उन्होंने अपनी बहू को देखा, उनकी आंखों में चमक आ गई। उनके मुंह से निकला, अरे मेरी छोटी बहू तो बहुत सुंदर लग रही है। किसी की नजर न लग जाए, कोई जल्दी से काला टीका लेकर आओ। नौकरानी उनकी बात सुनकर जल्दी से काला टीका लेने चली गई। वहीं जब विवान ने दादी की आवाज सुनी तो उसने नजरें ऊपर उठाकर देखा। लाल साड़ी में समीक्षा को देखकर उसकी नजर उसी पर जम गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो समीक्षा को इस तरह से देखेगा। वो आज और दिनों से बिल्कुल अलग लग रही थी। जब उनकी शादी हुई थी तब भी उसने दुल्हन का आउटफिट नहीं पहना था और न ही उसने कभी बाद में उसे इस तरह के आउटफिट में देखा था जिसमें वो पूरी तारांकन तरह से सजी हुई हो। लेकिन आज जब उसने देखा तो उसकी नजर उस पर ठहर गई थी। समीक्षा ने पहले दादी को देखा और जल्दी से जाकर उनसे अपनी ड्रेस दिखाते हुए कहा, दादी मैं कैसी लग रही हूँ। समीक्षा को खुद भी वो साड़ी में काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी। दादी ने कहा, अरे मेरी छोटी बहू, तुम तो लाजवाब लग रही हो। तभी मैंने नौकरानी से अभी काला टीका मंगाया है, नहीं तो तुम्हें नजर लग जाएगी। तभी समीक्षा ने विवान की तरफ देखा। तब तक विवान ने अपनी नजर हटा ली थी और वो वापस से अखबार की तरफ देख रहा था। उसके हाथ में कॉफी का मग था। वो इस वक्त काफी ज्यादा हैंडसम और कठोर लग रहा था। समीक्षा ने मन ही मन कहा, एक बार भी नजर उठाकर नहीं देखा, अगर देखा होता तो कभी नजर नीचे नहीं कर पाता। उसके बाद उसने वापस से दादी की तरफ देखा और कहा, दादी अब मुझे क्या करना है। दादी बोली, अभी मैं चाय पी लेती हूँ, उसके बाद तुम्हें बताती हूँ। समीक्षा भी वहीं उनके पास बैठ गई। उसने फोन करके बता दिया था कि वो आज कॉलेज नहीं आएगी। वैसे तो आज कॉलेज में लड़कियों की छुट्टी थी, लेकिन उन्हें कुछ असाइनमेंट सबमिट करवाने थे, इसलिए उन्होंने कॉलेज आने का पहले प्लान किया था। लेकिन अब उसने मना कर दिया था। दूसरी तरफ कुहू और ईशाना ने भी प्लान कैंसिल कर दिया था। ईशाना कुहू के घर पर आई हुई थी। वो दोनों साथ में आज अपना कॉलेज का बचा हुआ काम करने वाले थे कि तभी ईशाना को देवांश को देखने का मन हुआ। पता नहीं क्यों, उसे देवांश को देखना था। उसने काफी दिनों से देवांश को नहीं देखा था। कुहू और समीक्षा का घर पास था, लेकिन बीच में बाउंड्री थी और बाउंड्री के पास ही एक गेट था, जहां से वो एक दूसरे के घर आ जा सकते थे। अपना काम आधा खत्म करने के बाद वो दोनों वहीं छोटे से गार्डन में टहल रहे थे। वहीं कुहू अपने लगाए हुए पौधों को देखकर खुश हो रही थी, तो ईशाना की नजर देवांश के घर पर ही थी। बाउंड्री थोड़ी छोटी थी, तो वो समीक्षा के घर का छोटा सा गार्डन देख सकती थी। तभी अचानक से उसे एक खूबसूरत लड़की दिखाई दी, जिसने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी। ईशाना की आंखें छोटी हो गई। उसने जल्दी से कुहू से पूछा, कुहू ये लड़की कौन है? ऐसा लग रहा है जैसे मैंने इसे देखा हुआ है। कुहू ने अपनी नजर घुमाकर उस तरफ देखा, जहां पर आशिका बाहर तार पर कपड़े डाल रही थी। कुहू ने अपने होंठ भींच लिए और इसके बारे में सोचने लगी कि वो ईशाना को क्या जवाब देगी। समीक्षा ने भी उसे इस वक्त कुछ नहीं बताया था। इससे पहले कि वो कुछ सोच पाती, तभी ईशाना ने याद करते हुए कहा, अरे ये तो आशिका बजाज है। हैरानी से उसकी आंखें मुड़ गईं और उसने फिर से कुहू की तरफ देखा। कुहू के पास अब उसे बताने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वो उसे फिर पूरी बात बताने लगी। वहीं आशिका कपड़े तार पर डालकर अंदर चली गई। देवांश सुबह 5 बजे ही साइट को देखने चला गया था, इसलिए जब वो वापस आया तो उसने आशिका को लाल साड़ी में देखा, जिसे देखकर वो थोड़ा हैरान रह गया क्योंकि आज वो पूरी तरह से सजी हुई थी। देवांश ने उसकी कमर में हाथ डाला और उसके बालों की खुशबू लेते हुए बोला, क्या आज कुछ खास मौका है? आशिका ने धीरे से कहा, वो आज करवा चौथ का व्रत है, मैंने आपके लिए रखा है। जैसे ही देवांश ने ये बात सुनी, उसने एकदम से उसे छोड़ दिया। हैरानी से उसने आशिका को देखा और कहा, क्या तुमने मेरे लिए व्रत रखा है? तुम पागल हो। तुम प्रेग्नेंट हो, आशिका। तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? आशिका ने जल्दी से उसे समझाते हुए कहा, मैं मानती हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन ये व्रत भी जरूरी है। और मैंने सब कुछ देख लिया है, इससे बच्चे को कोई खतरा नहीं होगा। बल्कि जो औरतें 9वें महीने में भी होती हैं, वो भी इस व्रत को रखती हैं। तो प्लीज देवांश, मुझे इस व्रत को रखने से मत रोको। देवांश ने अपना सर पकड़ लिया और धीरे धीरे उसे मसलते हुए बोला, आशिका, तुम्हें ऐसी बचकानी हरकतें करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि सच में ऐसा होता है कि तुम मेरे लिए व्रत रखोगी और मेरी उम्र बढ़ जाएगी? ऐसा कुछ नहीं होता। तुम इतनी पढ़ी लिखी होकर ऐसी बातों पर विश्वास करती हो। आशिका की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, लेकिन मैंने तो सच्चे दिल से तुम्हारे लिए व्रत रखा है।
सच में, अगर कोई चीज सच्चे दिल से की जाए तो वो पूरी हो जाती है। देवांश ने हार मानते हुए कहा, ओह, माँ को भी अपनी बहन के घर जाना था। अब मैं तुम्हें अकेला कैसे संभालूंगा? ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें चक्कर आया या कमजोरी महसूस हुई तो तुम्हें इस वक्त कुछ खाना होगा। आज मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा और तुम्हें ऑब्जर्व करूंगा। और अभी तुम्हें कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। जितना भी काम है मैं ही करूंगा। ये कहकर उसने आशिका को सोफे पर बैठा दिया और किचन में चला गया। वैसे भी उसे अपने लिए खाना बनाना था। आशिका के चेहरे पर खुशी आ गई। वो बस चाहती थी कि देवांश ऐसा ही रहे और उसकी खुशियों को किसी की नजर ना लगे। वहीं जैसे ही ईशाना को देवांश की शादी के बारे में पता चला, वो वहीं गार्डन में रखी कुर्सी पर एकदम से बैठ गई। उसने हैरानी से कुहू को देखा और कहा, क्या इतना सब कुछ हो गया? लेकिन तुम दोनों ने मुझे एक बार भी बताना सही नहीं समझा। कुहू उसे समझाते हुए बोली, उस वक्त हालात ही ऐसे थे, इसलिए कोई इसके बारे में बात नहीं करना चाहता था। मेरी बात समझो, ईशाना। ईशाना जल्दी से खड़ी हुई, उसने अपना बैग उठाया और जल्दी से वहां से चली गई। कुहू उसे रोकना चाहती थी, लेकिन नहीं रोक पाए। आगे क्या होगा? क्या ईशाना की नाराजगी दूर होगी? क्या समीक्षा को इसके बारे में पता चलेगा? जानने के लिए अगला भाग देखें।